सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 3 देख रहे हैं, निर्धनता एक चुनौती। तो निर्धनता के क्या कारण हो सकते हैं? निर्धनता के कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, निर्धनता के बहुत सारे कारण। पहले तो ये समझिए कि ऐतिहासिक कारण, जब हम ब्रिटिश कॉलोनी थे तो वहां पर हमारा आर्थिक विकास जो हो रहा था या फिर हमारे पैसों में जो बढ़ोतरी हो रही थी वो बहुत कम थी, हमारे मतलब हिंदुस्तानी लोगों की। तो उनकी जो नीतियां थी, औपनिवेशिक सरकार यानी कि जो अंग्रेज सरकार की जो नीतियां थी, पॉलिसीज थी, वो पारंपरिक जो हस्तशिल्पकारी थी हमारे यहाँ बहुत बेहतरीन थी। वस्त्र का उद्योग जो था बहुत ही अच्छा था। अब ये सारे उद्योग उन्होंने हतोत्साहित किए, उनके नीतियों के कारण ये बैठ गए। विकास की जो धीमी दर है 1980 के दशक तक जारी रही। वहां मतलब इंडिपेंडेंस के बाद भी विकास की दर बहुत कम रही और रोजगार नहीं लोगों को मिला, आय में वृद्धि भी कम हुई, साथ में जनसंख्या भी बहुत बढ़ गई, जिससे जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें भी वृद्धि दर कम हो गया, क्योंकि जब लोग बढ़ेंगे तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, क्योंकि आप डिवाइड करते हैं उससे। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार जब हुआ, इससे जो कृषि क्षेत्र है यानी कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर या फार्मिंग एरिया है, वहां पर जब इरिगेशन और जो हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उससे जरूर रोजगार बढ़े। लेकिन ये कुछ ही इलाकों में रहा, मतलब पूरे देश में नहीं रहा है ये जो फायदा हुआ। सार्वजनिक और निजी, या चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में देख लें चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में देख लें, यहाँ पर ये सार्वजनिक निजी दोनों ही रोजगार नहीं पैदा कर पाए जितनी लोग थे और जितनी उनको जरूरत थी नौकरी की। तो शहरों में नौकरी जो नहीं पा पाते थे वो या रिक्शा चालक बनते थे, कहीं वो कोई चीज बेचते थे, या गृह निर्माण में काम करते थे, लेबर बनते थे, या घरेलू नौकर के रूप में काम कर रहे हैं। जिनके पास आय कम है या अनियमित आय है, जिनको प्रॉपर आय नहीं मिल रही है, तो वो शहर के बाहर झुग्गियों में रहने लगे। और मुख्य रूप से अगर आप देखें, निर्धनता जो ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है, अब यहाँ पर आपको ये नगरीय क्षेत्र में भी दिखने लगी है। ओके, तो उच्च निर्धनता दर, जो ज्यादा निर्धनता की दर है या रेट है, ये इसमें एक और चीज है कि आय में समानता नहीं रही, यानी कि जो हमारी जो भूमि है, जितनी भूमि लोगों को मिलनी चाहिए या जो संसाधन लोगों को मिलना चाहिए, किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है, इसलिए निर्धनता दर ज्यादा है। आप ये देखिए कि हमारे जो 60% जो पैसा है देश का, वो केवल 1% लोगों के पास है। पूरे देश के 1% लोगों के पास 60% पैसा है। तो ये एक तरीके से असमानता है। और क्योंकि जो भारत में भूमि संसाधनों की कमी, हमारे पास जो लैंड रिसोर्स है वो कम रहा है, निर्धनता का लोगों के पास कम रहा है, तो निर्धनता का सबसे बड़ा साधन कारण ये भी रहा है। तो इसलिए जरूरी ये हो जाता है कि अगर इसको हम सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या करते, तो निर्धन जो है वो निर्धन नहीं रहते, या थोड़ा सा उनका सुधार आता। एक और चीज है, यहां तक नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर भी है। मतलब आर्थिक कारक तो है ही है, सामाजिक जो हमारा समाज में जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं या संस्कृति हमारी जिस तरीके से है, उसमें भी लोग बड़े निर्धन बने हुए। क्यों? होता यह है कि हमारी सामाजिक दायित्व है, एक लड़की है तो उसकी शादी करनी है, शादी में हमारे लाखों लग जाने हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान करना है, कोई वहां पर पूजा कर रहा है, कोई वहां पर अर्चना कर रहा है, कई वहां पर या मजार में कोई एक कहे कि दारू सलून चल रहा है। यानी ये जो अलग अलग धर्म के अलग अलग एरियाज हैं, वहां पर लोगों ने ज्यादा पैसा लगाया है, यानी कि पैसा ज्यादा खर्च होता है। एक लड़की की अगर को आप पढ़ा दें तो आपको शादी के लिए पैसे खर्च करने ही नहीं पड़ेंगे, है ना? लेकिन लोग खर्च करते हैं। लोगों को यही है कि भाई, खासतौर पे जो समाज के दबाव में, तो छोटे किसान को बीज, उर्वरक, कीटनाशक इनकी जरूरत पड़ती है। अब ये इनपुट होते हैं तो उनके लिए कर्ज लेना पड़ता है। तो निर्धनता के कारण बहुत सारे लोग ये ऋण में घुस जाते हैं, ऋण में चले जाते हैं, और फिर वो इस निर्धनता से बेचारे कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। तो तरीका क्या है? अब हमने समस्या तो बता दी, तरीका क्या है? निर्धनता से निकला कैसे जाए, इसका उपाय क्या है? तो देखिए, सरकार की जो आज की रणनीति है निर्धनता या फिर कहें पॉवर्टी को दूर करने की, निरोधी, इसमें पहली चीज तो यह है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन वो देना चाहते हैं। दूसरा यह है कि जो लक्षित निर्धनता है, यानी कि जो बिल्कुल टारगेटेड निर्धनता है, उसको कम किया जाए, उनको कम किया जाए। मैं आपको अलग एक एक करके प्रोग्राम बताता हूं। इसमें 1980 का जो दशक है, उसमें उसके आरंभ में प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई थी और निर्धनता में अधिक ज्यादा कमी नहीं आई। 1950 के दशक में एक निर्धनता अनुमान जो था 45% का था, 1980 में वही बना रहा। 1950 से 1980 में 30 साल के अंतर में भी वही बना रहा। तो 1980 के दशक में
से भारत की आर्थिक समृद्धि थोड़ी सी, ये कहें विश्व से अधिक, सबसे अधिक रही, या ये कहें कि आर्थिक समृद्धि दर 1980 के बाद थोड़ी बढ़ी। तो समृद्धि दर मतलब जो बढ़ोतरी हुई 1970 के दशक में के करीब 3.5 के औसत से बढ़कर ये 1980 और 1990 में 6% पहुंच गई। अब जो विकास हो रहा है और विकास की जो अच्छी दर अब आने लगी, इससे निर्धनता को कम करने में हमें बहुत फायदा हुआ, या इसे कहें कि ये जो विकास, ये डेवलपमेंट होने लगा, उससे ये डेवलपमेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई निर्धनता को कम करने के लिए। क्योंकि अगर आप आर्थिक समृद्धि देखें या फिर ये कहें कि इकोनॉमिक आपकी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हमेशा निर्धनता को, पॉवर्टी को दूर करेगा। तो आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक करती है, यानी कि जितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है लोगों को और काम मिलता है, लोगों को और अलग अलग ये कहें ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों से स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्या आर्थिक समृद्धि, लोग कोशिश करते हैं कि बच्चियों को भी भेजा जाए स्कूल में। तो कृषि क्षेत्र में जो समृद्धि है वो थोड़ी सी कम रही, उस समय की बात कर रहा हूं मैं। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा, बिल्कुल, क्योंकि निर्धन लोगों को एक बड़ा भाग गांव में रहता है। बहुत सारे निर्धन जो है वो गांव में रहते हैं और वो पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर है। तो कृषि क्षेत्र में, यानी जो एग्रीकल्चर फार्मिंग है, इसमें जो समृद्धि है वो कम रही है, तो इस पर लोगों को असर पड़ा। तो ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता को कम करने के लिए बनाई गई है सरकार ने। जैसे आपका मनरेगा हुआ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, मनरेगा, ये एक्ट है। इसका मतलब ये है कि 100 दिन तक, कम से कम 100 दिन आपको मजदूरों को काम देना ही देना है। अगर आप काम नहीं दे पा रहे हैं तो सरकार उनको बेरोजगारी भत्ता देगी। तो मनरेगा के तहत जो 1/3 रोजगार है, वो बहुत अच्छी बात हुई कि महिलाओं के लिए था। मतलब अगर 90 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से 1/3 कर दीजिए आप, 30 तो महिलाएं होंगी। तो महिलाओं के अंतर्गत अब देखिए, या मनरेगा के अंतर्गत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया। ये बहुत ही एक अच्छा आंकड़ा है कि लोगों को रोजगार मिला। तो इस योजना के अंतर्गत आप देखें कि 23% अनुसूचित जाति, 17% अनुसूचित जाति और इसी तरीके से महिलाएं, इनको भी इसमें काम करने का मौका मिला और इतने लोग इनसे फायदा उनको मिला, राइट। तो ये मनरेगा जो है एक बहुत ही, कैसे कह सकते हैं कि दूरदर्शित, बहुत दूर की सोच थी और इससे लोगों को फायदा हुआ। औसतन रोजगार वर्ष 2006-07 से में जो 65 था, यानी जो रोजगार वर्ष, अब देखिए 132 रुपए यहाँ पर एक रोजगारी तय थी, लेकिन 2013 में 132, मतलब अगर कोई काम करेगा डेली आपको इसको 132 रुपए देना पड़ेगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात थी। तो केंद्र सरकार राष्ट्रीय जो रोजगार गारंटी कोष है, इसको भी स्थापित उन्होंने किया और इसी तरीके से राज्य सरकार ने भी योजनाएं बनाई कि भाई हाँ, इस जो रोजगार गारंटी कोष है इसकी हम स्थापना करेंगे, और उन्होंने किया। अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर आपने रोजगार नहीं दिया, अगर कोई आवेदक आता है और उसने कहा कि हमको नौकरी चाहिए, तो फिर उसको आप बेरोजगारी भत्ता देंगे, सरकार ये कर रही है। एक और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है वो राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, यानी कि अगर आप काम करने आए और आप काम करेंगे तो सरकार आपको बदले में अनाज देगी। तो बहुत सारे ऐसे पिछड़े इलाके थे जहां पर ये लागू किया गया। तो एक जैसे ये मनरेगा लागू हुआ ना, तो इसके जो काम के बदले जो अनाज है ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा और आ गया है। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना को 1993 में शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका कि ग्रामीण क्षेत्र जो छोटे शहर हैं उसमें तो शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए खुद वो देखिए, अब अगर बेरोजगार युवा है, शिक्षित है, वो जाके नौकरी की कोशिश करेगा, उसको नौकरी नहीं मिल पा रही, तो अपना रोजगार क्यों नहीं बना सकता, अपना रोजगार खुद खड़ा क्यों नहीं कर सकता। इसी को प्रधानमंत्री रोजगार योजना हम कहते हैं। तो कोई छोटा व्यवसाय शुरू कर ले, कोई उद्योग वो शुरू कर ले, उसके लिए आर्थिक सहायता बकायदा दी जाती है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों जो छोटे शहर हैं इसमें स्वरोजगार, लोग खुद अपना रोजगार बना सके। एक स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, इसका 1999 में शुरुआत की गई थी। इसका क्या उद्देश्य था कि जो सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित करके बैंक ऋण और सहकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। यानी कि अब स्वरोजगार यानी कि खुद रोजगार करेंगे, लेकिन इसमें बैंक ऋण देगी, उनको बकायदा एक सहायता देगी, सब्सिडी देगी, जिससे वो अपना रोजगार स्थापित कर पाएंगे।
ऐसी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है, ये 2000 में आरंभ की गई थी, 2000 वर्ष में, 2000 में। तो इसमें जो प्राथमिक स्वास्थ्य है, प्राथमिक शिक्षा है, ग्रामीण आश्रय है, ग्रामीण पेयजल है और जो ग्रामीण विद्युतीकरण है, ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसके लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की गई कि भाई राज्य को जो राज्य ये टारगेटेड किए गए उनको एक्स्ट्रा पैसा दिया गया कि देखिए जो भी क्षेत्र है वहां पर आपको शिक्षा, आश्रय, जमीन या कहें पेयजल और विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी ये देनी ही देनी है। तो कई मिले जुले परिणाम हुए, इतनी सारी हमने बात कर ली। तो उनके जो कम प्रभावी होने का कारण है क्योंकि मिले जुले परिणाम हुए, तो कार्यान्वयन सही नहीं हो रहा है। अगर इसका एग्जीक्यूशन सही से हो जाए तो ये योजनाएं बड़ी बेहतरीन है। योजनाओं का मेन मतलब है कि जो निर्धन है उनको हमको ऊपर लाना है, निर्धनता से ऊपर उठाना है। तो इसका कार्यान्वयन मेन चीज है कि आप रोजगार, मतलब अगर आप कर दें ये सब लागू तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लागू करने के बाद जो ग्राउंड लेवल पे है इसको एग्जीक्यूट भी करना होता है। तो हमारी आगे की चुनौतियां क्या है? ये पहली चीज ये है कि भारत में नो डाउट की निर्धनता कम हुई है, लेकिन अभी भी हम इसको दूर नहीं कर पाते हैं, या इरेडिकेट नहीं कर पाए हैं, एलिविएशन नहीं हो पाया इसका। शहरी और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके की जो नंबर देखे गए हैं, निर्धनता ऐसा असमान है। केरल में आपको बहुत कम लोग गरीब मिलेंगे, बिहार में चले जाएंगे तो सबसे ज्यादा मिलेंगे। और जो सामाजिक और आर्थिक समूह है, कई ऐसे हैं जो अपने आप को असुरक्षित मानते हैं या वो असुरक्षित हैं। तो जो हमारी आर्थिक समृद्धि हो रही है, अच्छी हो रही है, हम ये कोशिश करना चाहिए हमें कि प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया जाए, जनसंख्या में थोड़ी सी गिरावट आए, महिला और समाज के जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनको हम सशक्तिकरण दें, उनको पावर दें, और जिससे हम निर्धनता दूर कर पाएंगे। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हो सकता है कि लोग अपना रोटी कमा रहे हो, रोटी कर सकते हैं, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है, क्या स्वास्थ्य सेवा उनकी ठीक है, क्या रोजगार उनको मिल रहा है, क्या उनके अंदर आत्मविश्वास है, क्या वे जाति और लिंग के अनुपात के आधार पर कहीं उनके साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है, क्या किसी बच्चे से काम कराया जा रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं, अगर हम जो एक्सपीरियंस हमारा है, तो परिभाषा हमारी इस तरीके से बदल रही है। केवल ये नहीं कि हम रोटी कमा पा रहे हैं, बाकी सारी चीजें भी इसमें निहित है, इनको जो मैंने बताया आपको। तो सभी को स्वास्थ्य अच्छे से मिले, स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा मिले, रोजगार सबका प्रॉपर मिले उनको, और जो जेंडर बायसिंग है लैंगिक तौर पे, यानी कि महिला और पुरुष इसके हिसाब से कोई असमानता ना हो। और निर्धनता, जो भी निर्धनता है, कोई आदमी चाहता नहीं है कि वो निर्धन हो, गरीब कोई भी नहीं चाहता अपने चॉइस से, तो उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उससे उसका सम्मान का व्यवहार किया जाए। तो हमने ये देखा कि निर्धनता क्या होती है, निर्धनता के क्या क्या आयाम होते हैं, निर्धनता रेखा कैसे बनाई जाती है, और हमने ये भी देखा कि वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धनता का क्या लेवल है। हाँ, ये नो डाउट कि वो कम हुआ है। हमारी जरूरी बात ये हो जाती है कि हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, और हम ये जानते हैं कि जब हम मानव निर्धनता को दूर करना चाहेंगे तो हमें केवल पैसे से उनको लाभान्वित नहीं करना है। हमको उनको रोजगार के, स्वास्थ्य के, शिक्षा के, और जो असमानता फैली हुई उनको दूर करने के, ये सारी चीजें हमको उनको देनी पड़ेगी, तब वो निर्धनता से दूर आ पाएंगे। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।